गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना है और अपनी जिद की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 19 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया है? तो राइट आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी को हाल ही में नेशनल आइकन के रूप में पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में किसी न किसी को इलेक्शन आइकन बनाया जाता है, तो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन आइकन बनाया गया मिसेस शीतल देवी को, जो हाल ही में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित की गई थी। ये एक पारा आर्चर है। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू उपस्थित थे। पैरा तीरंदाज शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की रहने वाली है और यह समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और साथ ही विकलांग मतदाताओं को चुनावी प्रक्रियाओं में नामांकन करने और भाग लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो ये फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में अर्जुना अवार्डी किस क्षेत्र में, तो पारा आर्चन में जो मिसेस शीतल देवी है, इन्हीं को हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन आइकन के रूप में मिसेस शीतल देवी को बनाया गया। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रख के चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में हाल ही में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल्स को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हैदराबाद में, जिसका हिंदी मीनिंग होती है वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव, जो 2024 में हैदराबाद में सेलिब्रेट किया गया। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हॉर्टफुलनेस फाउंडेशन के सहयोग से 14 से 17 मार्च 2024 तक हैदराबाद तेलंगाना में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024, जो आध्यात्मिक नेताओं की एक सभा का आयोजन किया है। इसी के दौरान आंतरिक शांति से विश्व शांति को लेकर विषय के साथ वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जोड़ना भी है। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल 2024, जिसे हम लोग वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 भी कह सकते हैं, जो हाल ही में हैदराबाद के तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया, आयोजन किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही में सम्मानित किया गया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से। तो जानते हैं कि आखिर किस वजह से पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया? तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें यह समारोह 15 मार्च 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि रतन टाटा को हाल ही में प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस अवार्ड का नाम किस नाम पे है? तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से नाम रखा गया, जो हाल ही में 15 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजन किया गया। इसी के दौरान पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार होती है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण
समर्पण प्रदर्शित किए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए जो असाधारण समर्पण किए हमारे देश को लेकर, इसी के दौरान रतन टाटा को सम्मानित किया गया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से, जो इनका नाम इन हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया इस अवार्ड का नाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 16 मार्च। 16 मार्च को हम लोग हर वर्ष नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार हम लोग 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और इसे टीकाकरण दिवस भी कहा जाता है। यह दिन टीकाकरण में लगे डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कड़ी मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर देती है। जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना को देखा था और उसके दौरान हर लोगों को 140 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेशन किया गया, तो वैक्सीनेशन के दौरान ही हम लोगों ने राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जो 16 मार्च को हम लोगों ने नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करने स्टार्ट किए। तो इस वर्ष 2024 में वैक्सीनेशन डे की थीम क्या है? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, जिसमें रोकथाम योग्य बीमारियों से जीवन की रक्षा में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित भी करती है। इसी के दौरान वर्ष 1995 में 16 मार्च को देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा प्लस पोलियो अभियान शुरू भी किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा कि साल 1995 में 16 मार्च के दिन ही पहला डोज लगाया गया था ओरल पोलियो वैक्सीन को लेकर, जो हमारे देश में स्टार्ट किया गया था 1995 16 मार्च को। और इसी के दिन हम लोग पल्स पोलियो कैंपेन को भी शुरू किए गए थे और गवर्नमेंट टू मेक इंडिया को बनाना था पोलियो फ्री, पोलियो मुक्त अभियान हमारा देश को बनाना था, जो 16 मार्च को किया गया था। इसी के दौरान 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहते हैं, इसके दौरान वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल को ग्रह से इस बीमारी को खत्म करने के शुरुआती कदम के रूप में शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे के रूप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कदम उठाया कि पोलियो को पूरे दुनिया से खत्म करना है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में लॉन्च किए गए वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 का विकास किसने किया? तो राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कंपनी ने हाल ही में डेवलप किए एक अल्टरनेटिव ऑटो फ्यूल जिसका नाम रखा गया इथेनॉल 100। इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया, जो वैकल्पिक ऑटो ईंधन का काम करती है, जो इंडियन ऑयल के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया इथेनॉल 100। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया, जिसमें ग्राहक 5 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठा सकते हैं, जिसके दौरान इस योजना के इसी चरणबद्ध तरीके से इन राज्यों में 400 खुदरा दुकानों पर उपलब्ध कराने की भी बात की गई। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि इथेनॉल 100 ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल होने वाली है, जो हमारे जितने भी वाहन है उसमें अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ वर्क करेगी, जिसको हाल ही में डेवलप किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया इथेनॉल 100 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के चेयरमैन के पद पे हाल ही में नवनीत कुमार सहगल को अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, जिसमें श्री सहगल यूपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त नौकरशाह है। यानी कि आपको याद रखना होगा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 1988 बैच के यूपी कैडर के IAS ऑफिसर है, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। वह ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2020 में अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल को पूरा किया और इसी के दौरान सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को 3 सालों के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन के रूप में नवनीत कुमार सहगल को अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो राइट आंसर का ब्रिटेन। ब्रिटेन के दौरान हाल ही में टेस्ट किया गया लेजर वेपन जिसका नाम रखा गया ड्रैगन फायर। जिस तरीके से आपको ये इमेज में दिख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रैगन फायर एक तरह का लेजर वेपन है जिसको हाल ही में डेवलप किया गया ब्रिटेन के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन ने अपने ड्रैगन फायर लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जिसमें लगभग 10 पाउंड या 1056 रुपए प्रति शॉट से कम की लागत पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराएगा। इसी के दौरान ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो हवाई लक्ष्यों को खिलाफ यूके की पहली लेजर आधारित हथियार प्रणाली बन चुकी है जिसमें ड्रैगन फायर हथियार प्रणाली ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और ब्रिटिश उद्योग द्वारा 100 पाउंड मिलियन के संयुक्त निवेश से बनाई गई है। तो ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है ड्रैगन लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रेकजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खबरों में था वो किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड से रिलेटेड रखता है रेकजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खबरों में आई थी। और आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा ये आइसलैंड से बिलोंग रखती है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में एक बार फिर ज्वालामुखी फट गया जो दिसंबर के बाद से चौथा विस्फोट देखा जा रहा है। ज्वालामुखी ने हवा में धुआं और चमकीला नारंगी लावा उगल दिया। इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक माना जा रहा है। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में देखा गया कि एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और इसी के दौरान उस ज्वालामुखी से चमकीला और नारंगी लावा उगल दिया गया जो सबसे शक्तिशाली विस्फोटक को देखा जा रहा है। इसी के दौरान इसका जो कारण है वो दक्षिण आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है जिससे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण ब्लू लैगून सहित आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये वोल्केनो हाल ही में आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में देखा गया जो चौथी बार लगातार दिसंबर के बाद चौथी बार लगातार इसमें इरप्शंस को देखा गया ज्वालामुखी को फटने का देखा गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। आइसलैंड में अब तक के टोटल 33 सक्रिय ज्वालामुखी है। दैट मीन्स 33 एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? तो आइसलैंड में है। इस ज्वालामुखी प्रणालियां है और यह मध्य अटलांटिक रीज के नाम से जाना जाता है जो ग्रह पर दो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा है। 2021 के बाद से यह अब 7वां विस्फोट बन चुका है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र एक नए ज्वालामुखी युग में प्रवेश कर रहा है जो दशकों या सदियों तक चल सकता है। यानी कि अब जब वो विस्फोटक स्टार्ट होगी तो वो दशकों और सदियों तक ये चलता रहेगा। जिस तरीके से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं अर्थक्वेक का आना होता है ये लाखों साल तक चलते रहेगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखा गया कि आइसलैंड में अभी भी 33 ऐसे वोल्केनिक है जो एक्टिव है यानी सक्रिय है। वहां से कभी भी विस्फोटक होने की संभावनाएं हो सकती है जो हाल ही में 2021 के बाद ऐसा देखा गया कि 7वां विस्फोट हो चुका है अब तक। आइसलैंड में सबसे विनाशकारी घटना 2010 में आइजफल आइजफजलाजोकुल ज्वालामुखी का विस्फोट था जिससे वायुमंडल में राख के विशाल बादल फैल गए और यूरोप में बड़े पैमाने पर हवाई क्षेत्र बंद हो गए थे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाल ही में आइसलैंड में जो 2010 में इरप्शंस आया था इस इरप्शंस के दौरान पूरे बादल में राखों का बादल छा गया था और वहां पे हवाई सुरक्षा को भी बंद कर दिया गया था। तो ये भी फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 18 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है जो पानी और हवा दोनों में चल सकता है? तो आईआईटी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में शुरू की गई पीबी शब्द पहल प्रसार भारती से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा दान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफा को नियुक्त किया गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इच विच ऑफ द फॉलोइंग? पत्ता गोभी को खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए इनफ्लोरेंस, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी फ्रूट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।